अच्छा, एक हम सेकेंड। फ़ोटोशॉप की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी क्लासेस जो है वो ख़त्म हो जाती, मगर क्योंकि डिस्टरबेंस की वजह से क्लासेस थोड़ी सी तवील हो गई हैं, और होप सो कि मैक्सिमम ये नेक्स्ट वीक तक हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लासेस अब ज़्यादा रह नहीं गई, ठीक है। जो डिले हुई हैं तो वैसे कोर्स नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो जाना था, मगर जो ये थोड़ा सा कुछ डिले हुआ है उसकी वजह से कि डिस्टरबेंस आई है क्लासेस की वजह से, कभी इंटरनेट नहीं है, कभी क्या है। कराची में, यहाँ पे जो कराची में वाले रहते हैं वो जानते हैं कि बारिशों में हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी होती है। खैर, तो हम ये कोर्स जो है वो डिज़ाइनिंग एंड फ्रीलांसिंग है। मैंने पिछले कई अरसे तक जो है वो डिज़ाइनिंग पे फोकस रखा और आपको बहुत सारे टूल्स समझाए कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे परफॉर्म होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अभी जिस लेवल पे हूँ अभी मैं आपको फ़ोटोशॉप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ़ोटोशॉप एक बहुत लार्ज, बहुत ह्यूज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे मैं फ़ोटो मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें बनती हैं। और तो अभी आप ये जो कोर्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस फ़ोटोशॉप सिखाने के लिए नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी कई दफ़ा बताता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये कोर्स उतना इक्विप्ड करेगा ताकि आप फ्रीलांसिंग कर सकें, ठीक है। आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए, मिसाल के तौर पे जब ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप फाइवर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग की चीज़ें मिलती हैं, लोगो डिज़ाइन मिलता है, आपको ब्रांड स्टाइल गाइड्स मिलती हैं, और बिज़नेस कार्ड एंड स्टेशनरी मिलती है। लोगो डिज़ाइन आप जानते हैं क्या होती है, ठीक है। बिज़नेस कार्ड और स्टेशनरी क्या होती है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लासेस में बताता रहा हूँ, फिर डिफ़ाइन कर देता हूँ कि आप कोई बिज़नेस कार्ड बनाते हैं और बना के उसको मॉकअप में प्लेस करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बड़ा एम्फसाइज़ किया था कि मॉकअप के बगैर कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट नहीं की जाती। तो आप यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स देखते हैं वो मॉकअप्स में लगे हुए ही दिखते हैं, तभी ये चीज़ खूबसूरत दिखती है। ये बात आपको क्लियर है? तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो मॉकअप्स के बगैर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्लाइंट के लिए अगर आप बिज़नेस कार्ड और स्टेशनरी का एग्जांपल दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप वो बना के और मॉकअप्स में प्लेस करके ही क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका ये टास्क परफॉर्म हो जाता है। देखिए, कंपटीशन में अगर आप देखें कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स हैं मौजूद, तो उनकी डिज़ाइनिंग स्किल बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ठीक है। ये इतना काम जो कर रहे हैं उससे बेहतर ही आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको मेरी जो बातें आपको अगर याद हो कि आपको कलर्स का ख्याल रखना है, आपको अपनी स्टडी मुकम्मल करनी है कि ऑलरेडी मार्केट में पिंटरेस्ट या ड्रिबल या बीहेंस पे डिज़ाइनर्स जो प्रोफेशनल हैं वो कैसे बना रहे हैं, उन बातों का ख्याल रखना है। इसके अलावा लेआउट का ख्याल रखना है। तो अगर मेरी जो बातें हैं, जो पिछले लेक्चर्स फॉलो करते रहे हैं, उनका ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपका डिज़ाइन बहुत ही बेहतर और परफेक्ट बनेगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ इन लोगों से तो जो ऑलरेडी फाइवर पे मौजूद हैं उनसे आप बेहतर ही बनाएंगे, ठीक है। मगर डेफिनेटली बात यह है कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। मॉकअप्स इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके ऊपर आप परेशान हो, ठीक है। मैंने जितना क्लासेस डिफ़ाइन की हैं लास्ट क्लास में, मॉकअप्स को मैंने जितना पढ़ाया है उतना इनफ है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। फर्दर अगर मॉकअप्स के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मगर इतना जो है वो जितना मैंने पढ़ाया है उससे आप मॉकअप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक हो गई बात। तो इस आपका लोगो डिज़ाइन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर लोगो डिज़ाइनर्स आप देखते हैं तो लोगो डिज़ाइनर्स में भी बहुत तरह के डिज़ाइनर्स होते हैं। प्रोफेशनल लेवल के भी होते हैं, मिड लेवल के भी होते हैं, बिगिनर लेवल के भी होते हैं। मगर कहने की बात यह है कि जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, जब तक आप काम खुद नहीं करेंगे, तब तक आप प्रोफेशनल डेफिनेट सी बात है कि नहीं हो सकते, ठीक है। लोगो डिज़ाइन मैंने पहले भी कहा था कि एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें मास्टरी हासिल करना इट्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसका वजह यह है कि एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है, क्लाइंट का डिफरेंट हो सकता है। फिर भी मैंने काफ़ी हद तक रूल्स आपको बताए थे लोगो डिज़ाइन के, तो आप उनको फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। और आपके माइंड में ये बात का ख्याल होना चाहिए कि क्लाइंट की डिमांड क्या है,
ठीक है। अगर आप बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं मगर क्लाइंट आपसे खुश है तो उसकी नज़र में आप प्रोफेशनल हैं। ओके, तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखें। मगर जब आप कंपटीशन में आते हैं, जब ऑलरेडी, जैसे मिसाल के तौर पे डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में आते हैं या फाइवर में आते हैं, जब ऑलरेडी बहुत सारे प्रो हैं, तो यहाँ पे अपने आप कम्पीट करना एज अ बिगनर लेवल डिफ़िकल्ट होता है। ओके, बट इट्स अ लक कि हर इंसान का अपना लक है। किसी को जॉब मिल जाती है, किसी को नहीं भी मिलती, ठीक है। मगर एक जनरली प्रोस्पेक्टिव से लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर कम्पीट करना इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। ओके, दूसरी बात यह है कि लोगो डिज़ाइन के अंदर ये भी बात छोटी सी मैं करता चलूँ कि देखें, सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब जब अवेलेबल सर्विसेज का मतलब यह है कि इतने लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं आने वाली क्लासेस में फाइवर को इन डेप्थ बताऊंगा, तो मैं ये क्लियर करूंगा कि आपको ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अवेलेबल सर्विसेज किसी भी कीवर्ड की कितनी हैं, ठीक है। जितनी कीवर्ड्स की सर्विसेज कम होंगी उसमें आपको कॉम्पीट करना, आपको अपने आप को मनवाना ज़्यादा इजी होता है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जितने सर्विसेज ज़्यादा होंगी तो आपके लिए मुश्किल और चैलेंज होता जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी बता दिया। ब्रांड स्टाइल गाइड मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। मैंने ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा बहुत टच दिया था, ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो ब्रांडिंग से रिलेटेड ही ये ब्रांड स्टाइल गाइड होती है, जो मैंने आपको बताया था। कलर्स बनाते हैं आप किसी ब्रांड के लिए, ठीक है, तो एक उसका फ्लेवर बनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये ब्रांड स्टाइल गाइड होती है। ओके, अच्छा, दूसरी बात यह है कि गेम डिज़ाइनिंग वगैरह ये आपका डोमेन फ़िलहाल नहीं है, मैंने इसको इस चैप्टर को कोई कवर अप नहीं किया, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा मैंने आपको इलिस्ट्रेशंस के हवाले से बेसिक टूल्स बताए हैं कि आप इलिस्ट्रेशंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगर इलिस्ट्रेशंस के ऊपर आप डेप्थ में आप काम करना चाहते हैं तो ये वही बात है कि आपको प्रैक्टिस करके आपको यहाँ तक पहुँचेंगे। आप स्टडी करेंगे, चीज़ें करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इट टेक्स टाइम, ठीक है। इलिस्ट्रेशंस जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है आपके उसके ऊपर। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे तब तक आप इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलिस्ट्रेशंस फॉर एग्जांपल इस लेवल की बनाने के लिए आपको जो बेस्ट टूल है वो ये है कि आप टैबलेट ले लें या जो है वो पेन से आप काम करें, ठीक है। तो आप उनसे काम करेंगे तो आपको माउस के बजाय आप उनसे काम करें, पेन से काम करें, तो आपके लिए फास्ट हो जाएगा और बेहतर रिजल्ट्स जनरेट होंगे। ओके, और दूसरी बात यह है कि इलिस्ट्रेशंस ऑलरेडी मार्केट में फ्री में जो रॉयल्टी फ्री होती हैं वो भी मिल जाती हैं, जिनको आप मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्री पिक पे हैं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप फ्री, रॉयल्टी फ्री, मतलब रॉयल्टी फ्री का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो जानबूझ के वो दे रहे होते हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप उनको भी रीडिज़ाइन करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टोरी बोर्ड और कॉमिक्स और ये भी इलस्ट्रेशन रिलेटेड है, तो ये भी फ़िलहाल जो है वो आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ़ोटोशॉप एडिटिंग ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्फोग्राफिक डिज़ाइन ये भी आप बना सकते हैं, रिज्यूमे आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिज्यूमे की हम बात करते हैं तो रिज्यूमे को भी मैंने कवर अप किया है, ठीक है। रिज्यूमे को मैंने ऐसे कवर अप किया है कि मैंने आपको कहा था कि आप कैनवा में जाएं, देखिए कैनवा वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे आपको बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे, आप क्लाइंट के लिए बना के दे सकते हैं, ठीक है। उनसे आइडियाज़ भी ले सकते हैं और वहाँ पे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। आप ये इस कैटेगरी के अंदर भी लाइव होके आप अपनी डिज़ाइंस बना सकते हैं और फाइवर पे आप कमा सकते हैं। और देखो यहाँ पे इजी है एज़ कम्पेयर टू लोगो डिज़ाइनिंग। क्यों? क्योंकि लोगो डिज़ाइन में 8,000 सर्विसेज थी, तो यहाँ पे 3,500 सर्विसेज हैं। तो 3,500 सर्विसेज में अपने आप को जो है वो करवाना, मनवाना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू 8,000। ओके, तो और जब आप कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो मैं और डिफाइन बताऊंगा कि इन्हीं सर्विसेज को अगर और कम करके भी आप अपने आप को मनवा सकते हैं। ओके, तो आपको उन सर्विसेज पे इनिशियली जाना है जो सर्विसेज जो है वो आपके लिए इजी भी हैं, मतलब इजी टू वर्क है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता,
फॉर एग्जांपल जैसे रिज्यूमे की बात हो रही है तो रिज्यूमे पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगना, कैनवा आपकी हेल्प कर देगा और इतना कोई रॉकेट साइंस इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली अपने आप को यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप भी अगर यूज़ करना चाहें तो फोटोशॉप में भी आसानी से बना सकते हैं, और फोटोशॉप अगर थोड़ा सा आपको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है तो आप इलस्ट्रेटर में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखें एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में बना के दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी आप बता सकते हैं कि मैं फोटोशॉप में बना के दूंगा या इलस्ट्रेटर में बना के दूंगा, तो ये इतना इशू नहीं है। ओके, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट टेक्स्ट है और बॉक्सेस हैं विद ग्रेडियंट्स हैं, तो ये इतने सिंपल डिज़ाइंस हैं, इतने मुश्किल नहीं है कि आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में ना बना सकें। ठीक है, इसके अलावा कैनवास का भी यूज़ ले सकते हैं। तो आप इन सर्विसेज इनिशियली जब आप एज अ बिगनर लेवल पे आप फाइवर पे आ रहे हैं तो आप ऐसी सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे। आप इसका परेशान ना हो कि भाई मुझे एक टूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आता है या नहीं आता। अभी आपको इंतज़ार में नहीं बैठना कि आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप कमाना शुरू करें। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग में जिस लेवल पे हैं इस लेवल से आप आज से भी कमाना के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहें जहाँ तक लेक्चर्स हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, काम करते रहे हैं, तो अभी भी आप फाइवर पे जो है वो इनिशियली अपने काम को मनवा सकते हैं। फाइवर हो गया, इसके अलावा XYZ जो भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम हो गया, आप अपने आईडी बना के अपने आप को मनवा सकते हैं। इतना तक कि ये आपकी ब्रांडिंग कहलाती है कि आप अगर स्प्रेड हो जाए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने अपनी आईडी फेसबुक पे बना दी, आप अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी आपने बना ली और अपने डिज़ाइंस को आप वहाँ पे जो आपने प्रैक्टिस की है वहाँ पे शो आउट कर रहे हैं और लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी फॉलोइंग इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड योर मार्केटिंग, सेल्फ मार्केटिंग। ठीक है, जो मैं आपको आगे एक कुछ क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूँगा सेल्फ मार्केटिंग। ठीक है, पहले भी मैं सेल्फ मार्केटिंग को कुछ हद तक डिफ़ाइन करता रहा हूँ, मगर सेल्फ मार्केटिंग आपकी जब तक नहीं होगी, आपको कुछ भी आता है तो वो उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने क्लास 1 से आपको कहा है कि देखिए पेशेंस, सब्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दबाजी में हमेशा गलत फैसले होते हैं, आपको सब्र रखना है। ठीक है, मैं ऐसे भी लोग देख रहा हूँ जो अच्छे डिज़ाइनर्स भी हैं और सेल्फ मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपने बिसात के ऊपर, मगर फिर भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरी नसीहत ये है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और आपको राइट सोर्स पे आपको सर्च करना पड़ेगा। राइट सोर्स का मतलब यह है कि आप rozi.pk पाकिस्तान की बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे आपको जॉब्स सर्च हो सकती हैं, मिल सकती हैं। ठीक है, तो आप rozi.pk पे फॉर एग्जांपल अगर आपको इनिशियली आपको पैसा चाहिए, ठीक है, बेरोज़गारी है पाकिस्तान में, लोग इनिशियली जो है कुछ अमाउंट कमाना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको डायरेक्टली आपको फ्रीलांसिंग में काम नहीं मिल रहा तो आप जॉब सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर को सर्च करें, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भाइयों की तरह एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल इनिशियल हैं अपनी स्टेज के अंदर और अगर आपको फैमिली को सपोर्ट करना है और अगर आपको पैसे कमाने हैं और बिल्कुल ही जो है ना फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, तो इन स्टेजेस के अंदर जब आपको पैसों की ज़रूरत है, तो मेरा भाइयों वाला मशवरा ये है कि आप इनिशियली सबसे पहले आप रिलाय जो है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, आपको फ्रीलांसिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली पैसे आपको कमा के देती है। पहले दिन से जो है वो फ्रीलांसिंग आपको पैसे नहीं कमा के देगी। तो पहले दिन से जो आपको चीज़ कमा के देगी और उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको आपकी स्किल्स भी इंक्रीज होंगी, वो ये है कि आप जॉब करें। ठीक है, ये कोर्स डेफिनेटली आप सोचते होंगे कि ये कोर्स फ्रीलांसिंग का है, मगर आप सर जॉब के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनिशियली स्टेज पे आपकी लर्निंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जॉब ज़रूर करें। जॉब ना करें तो एटलीस्ट इंटर्नशिप करें। ठीक है, तो ये आपकी पार्ट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, आप इससे लर्न करेंगे। मैं
कहूँगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में लर्न करने से बेहतर यह है कि सेल्फ स्टडी करें और किसी जगह पे जॉब कर लें या इंटर्नशिप कर लें। वहाँ पे आप ज़्यादा सीखेंगे बनिस्बत आप किसी को पैसे दे रहे हैं। इसके बजाय जब आप इंटर्नशिप या जॉब करेंगे तो वो आपको सीखने के आपको पैसे देंगे। ठीक है, आप वहाँ सीखेंगे भी, आपको वो पैसे भी देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो लाहौर में रहते हैं। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे अभी लाहौर में, तो देखो लाहौर में जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब्स आती हैं। अभी एक जॉब आई हुई है 31 अगस्त को आई हुई है ग्राफिक डिज़ाइनर की। ठीक है, 60 to 70 मांग रहा है। मगर अगर आप अप्लाई करते हैं और 60-70 आप बिगनर लेवल पे हैं, नहीं भी देते तो वो आपको जूनियर लेवल पे ज़रूर हायर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वो आपको हो सकता है कि आपको 20,000 पे हायर करें, हो सकता है आपको 30,000 पे हायर करें, 15,000 पे भी हायर करते हैं तो नॉट अ बैड डील। ठीक है, तो आप अपने आप का कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डिज़ाइनर। ठीक है, उससे आप लर्न भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं रिसर्च करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन है इंटर्नशिप की, तो आपको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इंटर्न की जॉब भी मिल सकती है, या लाहौर में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा ये खुद लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे कि एक्सपीरियंस एज अ फ्रेश चाहिए। फ्रेश मतलब कि जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, कोई बात नहीं है, वो मांग ही फ्रेश लोग रहे हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे जो वो कह रहे हैं कि भाई और रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ही बेसिक लेवल के नॉलेज ऑफ डोमेस्ट्र ठीक है डोमेस्ट्रेबल, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन स्किल। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ ड्रिवन एंड मोटिवेटेड, वर्किंग विद कोलीग्स, मतलब ये एक आपको एंटर होने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप जिसके लिए परेशान हो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइन उस पर फोटोशॉप पे आता हूँ। मगर आपको जो डीमोटिवेशन फॉर एग्जांपल अगर कहीं से है किसी भी स्टूडेंट के ऊपर, तो अगर डीमोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डीमोटिवेटेड हैं फॉर एग्जांपल, तो आप स्टडी नहीं करेंगे, आपका दिल नहीं करेगा प्रैक्टिस करने का, आपको दिल नहीं करेगा क्लास अटेंड करने का, आपको दिल नहीं करेगा कि आप कुछ भी करें। ठीक है, डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है आपके कैरियर में, जो आपको ऑनेस्टली कहता हूँ कि आपको वो बर्बाद कर देगी, आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देगी आपकी फील्ड के अंदर। ठीक है, चैलेंजेस आते हैं, मैं पहली क्लास से बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि डिफ़िकल्टीज आएंगी, हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसका मकसद ये नहीं होता कि इंसान डीमोटिवेट होके कंबल लपेट के सो जाए। ठीक है, तो इसका हल ये नहीं है, स्ट्राइक करनी होती है, मेहनत करनी होती है, तो ही कोई चीज़ अचीव होती है। ठीक है, तो आप अपनी अगर फाइनेंशियली किसी के क्राइसिस हैं, किसी के भी हैं, मतलब मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो आप इनिशियली अगर आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिल रही, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको कि आपको पहले महीने 2 महीने आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप किसी भी फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप, आप अगर जॉब भी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप पार्ट टाइम जो है वो फाइवर और फ्रीलांसिंग करते रहें। फ्रीलांसिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। ओके, आप शॉर्ट टर्म में इससे कमा नहीं सकते, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ओके, बिजनेस ये इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। फ्रीलांसिंग एक कारोबार है। कारोबार के लिए जो भी लोग कारोबारी हैं, आप जो सीनियर हैं उनसे आप पूछें, तो कारोबार एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, कारोबार एक दिन में खड़ा नहीं होता। ओके, तो मेरी आप नसीहत होप सो कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक लास्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये जो कह रहा हूँ कि स्किल्स जो हैं वो छोटी स्किल्स भी हैं तो आप अपने आप को मनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि दूसरा इसके अलावा फोटोशॉप एडिटिंग की बात मैं करूँ, ठीक है, ये स्किल्स के ऊपर, तो फोटोशॉप एडिटिंग के अंदर अगर आप, जो मैंने आपको बताया है कि लेयर्स हैं, लेयर्स के ऊपर आप काम अच्छा कर लेते हैं, और मैं लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा झलक दी थी कि आप कैसे कलर्स को चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो अमूमन जो फ़ोटोशॉप की जॉब्स आती हैं वो बेसिक लेवल की यही आती हैं कि आप कैसे कलर्स के फ़िल्टर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे धुंधली पिक्चर है तो उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रेजोल्यूशंस कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर
किसी के फेस पे जो है वो दाग धब्बे हैं तो आप उनको कैसे रीटच कर सकते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही माइनर और बेसिक्स ही हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि सर ने तो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें बताई हैं, मगर कहने का मकसद ये है कि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को मनवा सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत एडवांस लेवल पे फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है कि आप इसका परेशान हों। आप वीडियोस देख रहे हो फॉर एग्जांपल यूट्यूब की या किसी जगह की, आप कह रहे हो इतने एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम कमाना शुरू करेंगे। उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक लेवल से कमाना शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप जो है वो मिसाल के तौर पे आपकी एक स्टिल पिक्चर आपको देंगे, कोई भी बंदा दे सकता है, मैं दूँ या कोई भी क्लाइंट देता है कि भाई स्टिल पिक्चर है, भाई इसको पीएनजी बना दो। ठीक है, इसको इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके दो। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। आपको क्या करना है, आपको जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, क्विक सिलेक्शन टूल है, इसके अलावा मैजिक फॉन्ट टूल है। ठीक है, तो इनसे आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी में आप इनको इनका बैकग्राउंड जो है वो कट कट करके आप दे सकते हैं। ठीक है, आप मगर ये वो चीज़ है कि थोड़ा सा स्किल इस लेवल का है कि आपको थोड़ा सा फिनिशिंग के काम करके देना है, फिनिशिंग से। ठीक है, कि आपको जो है वो ये बाल हैं इसकी फिनिशिंग से आपको काम करके देना है। ठीक है, तो फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिनिशिंग के लिए ये जो मैं टूल आपको बता रहा हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल, काम तो बड़ा साफ़ सुथरा जल्दी जल्दी करता है, मगर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये क्विक सिलेक्शन टूल फिनिशिंग के साथ काम बिल्कुल नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बाल हैं या इस तरह की शार्प एजेस हैं, और ख़ास तौर पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब बैकग्राउंड वाइट है और आपका जो कंटेंट है वो भी वाइट है और उसके एजेस विजिबल नहीं हैं, तो क्विक सिलेक्शन टूल सही तरह काम नहीं करता। क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो विजिबल एजेस के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल की बात करूँ, मैजिक वॉन्ड टूल भी जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर रहा होता है, कोई स्पेसिफिक पार्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा होता है। तो ये भी जो है वो क्विक काम जल्दी काम करने के लिए है, स्पेसिफिकली नहीं है इस काम के लिए। ओके, अच्छा, दूसरा जो टूल है वो है लासो टूल। ठीक है, लासो टूल जो है ये आपके लिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ जगहों पे हो सकता है और कुछ जगहों पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर टूल के जो है वो अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, मगर जो सबसे अच्छा टूल है स्पेसिफिकली चीज़ों को हैंडल करने के लिए, वो कौन सा टूल है? अच्छा, बैकग्राउंड को हम लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, जो काफ़ी अच्छा टूल है वो है मैग्नेटिक लेसर टूल। ठीक है, ये काफ़ी जो है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। एक तो ये फ़ायदा ये है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को एजेस को पिक कर रहा होता है, मगर कई दफ़ा वो ऑटोमेटिकली पिक नहीं कर रहा होता जब एजेस विजिबल नहीं होते, तो आपको थोड़ा सा उसकी हेल्प करनी होती है इस टूल की। ठीक है, ये टूल जो है वो अमंग दी बेस्ट टूल्स है सिलेक्टिंग और कटिंग के लिहाज से। ठीक है, कौन सा टूल? वो है मैग्नेटिक लेसर टूल। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है वो आपका ये टूल काम कर देता है। अगर ये देखें, ये वहाँ पे काम कर रहा होता है जहाँ पे एजेस विजिबल होते हैं। जब एजेस विजिबल नहीं होते तो आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है इसको। अच्छा, फ़ोटोशॉप में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपकी चीज़ सिलेक्टेड सही तरह नहीं है, मतलब आप ज़्यादातर काम जो है वो 80% जो है वो सिलेक्शन के पे ऊपर ही कर रहे होते हैं। आपकी चीज़ अगर सही तरह सिलेक्टेड नहीं है तो आप काम नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, अभी तो मैं हो सकता है कि मिस्टेक करूं क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी में चीज़ें मैं बना रहा हूं। आप थोड़ा सा इसको और बेहतर कर सकते हैं जब भी आप करें। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को, अपनी इमेज को ही आप मिसाल के तौर पे कट कर रहे हों तो और मुझसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम देके उसको कट अगर करना चाहें कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ओके, फिलहाल मैं बहुत बेसिक लेवल से जल्दी जल्दी कट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स का मैं ख्याल नहीं रख रहा। ठीक है,
सिर्फ आपको बात समझाने के लिए कि मगर एक बात ये बात क्लियर है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल इस तरह से काट नहीं रहा कि हाथ ही काट डालूँ उसका, ठीक है। तो सिलेक्शन इस तरह से मैं कर रहा हूँ ताकि मेरी इमेज जो है वो तो एटलीस्ट विजिबल रहे। और इसी बात के नंबर होते हैं। अगर क्लाइंट किसी चीज़ को वो कह रहा है, कोई इमेज दे रहा है आपको, कोई भी अंग्रेज़ दे रहा है, भाई मेरी इमेज को जो है वो आप पीएनजी बना दो, आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, तो आपके जो एज अच्छे डिज़ाइनर के जो नंबर्स हैं वो यही हैं कि आप उसको कितने फिनिशिंग से काट के देते हैं, ठीक है। इसी बात के सारे नंबर होते हैं। ठीक है, मैं फिर भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर सकूँ। जब बालों की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह ताला बालों को सेपरेटली बताऊंगा। ये पिक्चर मेरी काफ़ी धुंधली है, तो शायद सही तरह ना हो सके। कटिंग के लिए आपको बेहतर यह है कि पिक्चर जो है वो आपकी धुंधली एटलीस्ट ना होनी चाहिए। मेरी पिक्चर धुंधली है, मुझे दूसरी पिक्चर अपनी ऐसी कोई मिली नहीं। खैर थी तो सही, वो भी कर सकते थे। ओके, आप रिटर्न उस पॉइंट पे जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पे आके इसको क्लोज कर देंगे। अब देखें ये मेरा पूरी इमेज सिलेक्टेड है। अच्छा, इसके अंदर एक बात का मसला ये है कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये जो है वो अभी मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका एक और तरीका यह है कि आप फॉर एग्जांपल इसका मास्क बना दें, ठीक है। जैसे ही आपने इसका मास्क बनाया तो इसका मास्क का एक फ़ायदा यह है कि आप उसको बार बार एडजस्ट कर सकते हैं कटिंग को, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने मिस्टेक्स की हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो है ये पोर्शन छोड़ दिया है, ये पोर्शन छोड़ दिया है, और आई के अंदर ग्लासेस के अंदर भी शायद कुछ पोर्शन छोड़ दिया है। तो और बाल, जो मेरे बाल हैं वहाँ पे भी कुछ इश्यूज रह गए हैं। तो मास्क का ये बेनिफिट होता है कि हम बार बार उसको रीटच कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रीटच कर सकते हैं, मैंने फिर से मास्क को क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो अब मेरे पास जो है वो फिर ये एरिया आ गया, ठीक है। अब मैं जो है वो यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल ये माइनस कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका और साइज छोटा कर लेता हूँ। ओके, डन, ठीक है। अब ये जो मैंने इसकी कटिंग की है, मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं इसका बैकग्राउंड, ये देखो यहाँ तक मेरा काम तो एज अ, अगर कोई मुझसे ये मांगता है
कि भाई कोई उसकी पिक्चर को जो है वो उसका बैकग्राउंड जो है वो आप पीएनजी करके दें, कट करके दें, तो यहाँ तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं इसको जो है वो सेव एज पीएनजी करूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट एज क्विक एज पीएनजी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि मैं सेव फॉर वेब लेगेसी करूँ, और यहाँ पे आपसे ये ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपको PNG 24 रखना है या PNG 8 रखना है। आप इसको 24 रखें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको डिटेल्स के साथ ये काट के बेहतर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी। आप, क्योंकि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में किया, आपने देखा है कि मैंने बहुत सारी फिनिशिंग का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, आप और ज़्यादा बारीकी से इसको अगर कट करेंगे, मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस तरह से आप शार्प तरीके से इसको कट करें। आप इसको और बारीकी से थोड़ा सा एफर्ट करके इसको आप और बेहतर तरीके से कट ऑफ कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल इसलिए किया है कि मुझे काफ़ी और चीज़ें कवर अप करनी है, मेरे पास टाइम शॉर्टेज है। ओके, आप जो है वो थोड़ा सा और टाइम लगा के इसको और बेहतर कट ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, हमारी जो है ये वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव चल रही है, तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं जल्दी जल्दी काटूं और उसको वीडियो को स्पीड अप कर दूं, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं ट्यूटोरियल्स के अंदर, कि जल्दी जल्दी काट रहे होते हैं मगर उस वीडियो को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो वो 1 घंटा लगा रहे होते हैं मगर आपको शोर हो रहा होता है स्पीड अप की वजह से कि वो शायद उन्होंने जो है ना 5 मिनट के अंदर ये कर दिया। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगा के बेहतर फिनिशिंग से कर सकते हैं। मगर अभी बात कर रहे हैं कि पीएनजी आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने इसको PNG 24 पे करके उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं इसका कोई और नाम रख दूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये फाइल जो है दिस इज़ अ PNG फॉर्मेट, और PNG फाइल है, इसका बैकग्राउंड कट ऑफ है। ठीक है, इसका मैं अगर आपको मतलब दिखाने के लिहाज से बताऊँ तो फॉर एग्जांपल एक ये इमेज है ना, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको प्लेस करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये इसका बैकग्राउंड कटा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब देखें ये साफ, जब भी आप फिनिशिंग से काम नहीं करेंगे तो आपको वाज़े पता चलता है, मतलब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जब भी आप फिनिशिंग से काम नहीं करेंगे तो आपको वाज़े इसका फ़र्क पता चल रहा होगा जहाँ पे भी आप उसको प्लेस करेंगे। तो आप ये किसी भी क्लाइंट को जुगाड़ू काम करके चिपका नहीं सकते, वो उसको पता चल जाएगा जब भी वो किसी जगह पे प्लेस करेगा, यार ये इसने कैसा काम किया है। तो एक दफ़ा तो शायद आपसे काम करवा ले, नेक्स्ट टाइम आपसे काम नहीं करवाएगा, क्योंकि वो पता चल जाता है कि यार ये इसने फिनिशिंग के साथ नहीं काटा। ओके, ये फिनिशिंग के साथ काटने का असल पता तब चलता है जब आप उस चीज़ को किसी कंट्रास्ट डार्किन के ऊपर आप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लास्ट उसी इमेज पे आ जाऊँ, अब क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है या वाइटिश टोन के अंदर है, तो मुझे ये चीज़ बेहतर पता नहीं चल रही। मैं अगर एक और लेयर लूँ फॉर एग्जांपल, और इस लेयर के ऊपर मैं अगर एक सॉलिड कलर रखूँ, सॉलिड अगर मैं अगर ब्लैक रखूँ फॉर एग्जांपल, और अब मैं अगर इसको बैकग्राउंड पे रखूँ, तो अब आपको बेहतरीन तरीके से पता चलेगा कि भाई ये देखो मैंने कितने मिस्टेक्स और ब्लंडर्स किए हैं। ठीक है, तो आपको भी यही चीज़ देखनी है इस तरीके से कि ये मिस्टेक्स क्या हुई हैं। अब जैसे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड रखा, इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, हाइड किया तो वापस ये PNG बन गई। अगर जब आप इसको मिस्टेक्स करने का, तो दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले, इस तरीके से पता चलेगा कि आपने मिस्टेक्स कटिंग के अंदर क्या की हैं। ठीक है, तो फिर उसको आप वापस जाके आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आप वापस ऊपर लेयर में जाएंगे, ऊपर लेयर में जाने के बाद ये जो मास्क लेयर था, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया सिलेक्शन। कि अब आप फिर इसको आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसके अलावा यहाँ आपको यहाँ पे लेसो टूल मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप फिर से इसको कट ऑफ, यहाँ से पोर्शन कट ऑफ करके आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्लस है ये लासो टूल, मगर आप ऑल दबाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से ये पोर्शन आप चाहें तो आप इसको माइनस करना चाहें तो ये माइनस हो गया। ओके, आप एक और पोर्शन यहाँ से ऑल दबा के रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, ये पोर्शन माइनस कर रहा है। ओके,
ये ऑल्ट दबा के माइनस किया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, आप यहाँ पे ऑल्ट दबा के रखें और फिर इसको आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आप माइनस करें। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे साइजेस का आप हेल्प ले सकते हैं, साइजेस का, और ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये है कि स्मूथ कर्व्स आप करने हैं, ये शार्प कर्व्स करने हैं, ये भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। स्मूथ और शार्प का मतलब ये है कि जो इसके एजेस हैं इस इमेज के, क्या वो स्मूथ होंगे, स्मूथ होंगे तो आप देखेंगे स्मूथ होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और आप कहते हैं कि इसके फेदर्ड हों, फेदर्ड होंगे तो एक ब्लरी इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। मैं अगर ओके करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूरत के मुताबिक ये भी चीज़ की जा सकती है, ठीक है। ये फेदर्ड के साथ ऐसा होता है, ओके। आप फेदर्ड ज़ीरो कर दें। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ से आप कंट्रास्ट स्मूथ करना चाहें तो इसके एजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये इन चीज़ों से भी यूज़ करके आप एजेस को और ज़्यादा थिन करना चाहें यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल। मगर यहाँ पे इस बात का ख्याल रखेंगे, जब फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्लासेस है ना, और जो शार्प एजेस हैं तो वो इससे बाय डिफ़ॉल्ट एजेस शिफ्ट से ही ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप ख्याल रखेंगे ऐसा ना किया जाए, ओके दोस्तों। हम ठीक है, तो आप इन चीज़ों से आप इसको बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। इसको जब तक आप खुद इसको हैंडल नहीं करेंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक, तब तक आपको इसका आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए कि आप किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको जो इसके ऊपर कारस्तानी की है, ठीक है, फैदर लगाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फेड आउट हो चुकी हैं। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ठीक है। अब वापस आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिस्टेक्स का अंदाज़ा होगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं। बैकग्राउंड आप अगर ब्लैक रखते हैं तो, ठीक है। अच्छा, एक और ब्लेंडर है हमारे पास जो वैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा था और यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो ये कि यहाँ पे अगर आप गौर करके देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको एक एक पोर्शन, थोड़ा सा वाइट पोर्शन रह गया है बीच में, ठीक है। तो ये गलतियाँ जो है वो आपको वैसे तो नज़र नहीं आती, मगर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा नज़र बेहतर आ रही होती है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो एक ब्रश टूल है ना, ब्रश टूल आप समझते होंगे कि ब्रश टूल का काम सिर्फ ब्रश करना है, ठीक है। ब्रश टूल का काम जो है वो फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा काम होता है। ब्रश टूल का काम जो है वो फोटोशॉप में एक और ये होता है कि वो चीज़ों को रिमूव भी करता है एज मिसाल के तौर पे जो पेंट में होता था, क्या होता था, इरेजर होता था मिटाने के लिए, ठीक है। इरेजर होता है ना, आप पेपर पे कोई चीज़ मिटा रहे होते हैं, तो ब्रश टूल जो है वो जब आप कर देते हैं इसको, क्या बना देते हैं इसको आप, इसको आप जब मास्क बना देते हैं, ठीक है। तो मास्क बनाने के बाद ये एज अ रिमूवर का काम भी कर रहा होता है, ठीक है। रिमूवर का काम तब कर रहा होता है जब आप इसको ब्लैक करेंगे, ठीक है। ब्लैक का मकसद यह है कि ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। ये फर्दर आगे जब मैं काम कर रहा हूँ तो आपको ये बात बेहतर समझ में आएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि देखो इसको रिमूव कर रहा है कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। ये मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश टूल पे ब्लैक जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। मतलब ब्लैक का मतलब यह है कि जो आपके ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल वाइट सेलेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, वाइट सेलेक्ट पे ये जो अपर पार्ट है आपका वो आ रहा होगा वापस, ठीक है। मतलब ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है जो मास्क, ठीक है,
हुई भी है, ये पिक्चर जो है वो विजिबल होती चली जाएगी। इसको मैं थोड़ा और बेहतर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा, अच्छा, इसको आप फ्लिप कैसे करते हैं फोरग्राउंड कलर को, और बैकग्राउंड कलर को आप स्विप कैसे करते हैं, ठीक है, आप एक्स के साथ स्विप करते हैं, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स के साथ उसको आपके लिए आसानी होती जाएगी। आप अगर ब्लैक को स्वैप करके ऊपर करते हैं तो अब आप देखें कि इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड, ओके। ये आपको शायद ब्लैक कलर दिख रहा हो, मगर अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँ, इस तरह से अगर बैकग्राउंड हटा दूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि देखें ये ट्रांसपेरेंट कर रहा है, ओके, ठीक है। तो ये ब्लैक का काम ये कर रहा है, ब्लैक का काम ये है कि जो नीचे वाली पोर्शन है उसको ये सिलेक्टेड होता है कि वो ऊपर लेके आ रहा होता है। मगर जब मैं इसको एक्स दबा के वाइट कर दूं तो अब ये जो अपर लेवल है, ठीक है, अपर लेवल को ये एक्टिव कर देगा ब्रश के ऊपर, ठीक है, अपर लेवल को ये ब्रश के ऊपर हाईलाइट कर रहा होता है, ठीक है। तो मेरी होप्स हो कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आपको बात ना भी समझ में आ रही हो तो आप इसको वीडियो रिकॉर्डेड के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और जब तक फिर वही बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हरकतें कर रहा हूँ आपको नहीं समझ में आएंगी जब तक आप पर्सनली किसी पिक्चर के ऊपर ये काम करेंगे नहीं, ठीक है, मेरी बात क्लियर है। जब तक आप इन टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे, आप जब तक ब्रश टूल से इस चीज़ को यूज़ नहीं करके देखेंगे तो आपको इस बात का पता नहीं चलेगा। देखें, मैं अगर ब्लैक टूल कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड इसका जो भी है बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है तो इस बैकग्राउंड को वो नीचे वाली लेयर को लेके आ रहा है। अच्छा, इस बात को मैं और बेहतर फॉर एग्जांपल समझाऊं कि अगर मेरे बैकग्राउंड पे सपोज कि इसका काम जो है वो एज ए रिमूव करने का, तो मैंने कहा, मगर इसका बेहतर जो है ना समझाना ये है कि जो नीचे वाली लेयर होता है असल में ब्रश टूल की जब हम बात कर रहे हैं और ब्लैक की जब हम बात कर रहे हैं तो फॉरग्राउंड का मतलब ये होता है कि ब्रश टूल असल में वो आपको लग रहा है कि ये रिमूव कर रहा है, मगर असल में क्या कर रहा होता है, नीचे वाली जो लेयर होती है उसको ये लेके आ रहा होता है फ्रंट के ऊपर मिटा के, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बेहतर और समझाऊं फॉर एग्जांपल, तो वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं जो है वो यहाँ से कोई बैकग्राउंड की सीनरी लेके आता हूँ, ठीक है, वो मैंने बैक लेयर पे रख दी है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सीनरी लेके आता हूँ और इधर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने लेयर बैकग्राउंड पे रख दिया, ठीक है। देखें एक बैकग्राउंड पे एक मेरी एक कोई सीनरी आ चुकी है, ठीक है। इसका एक तो ये जो इमेज है मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ, कंट्रोल टी से जो है ये पूरी सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। मैं अभी किस लेयर पे हूँ, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं राइट साइड पे लेयर जो है जो अभी मैंने पिक्चर लेके आया हूँ वो सिलेक्टेड है, उस लेयर पे हूँ, ओके। अब मैं कंट्रोल टी से जब मैं करता हूँ तो ये लेयर ये वाली पूरी पिक्चर सिलेक्टेड हो जाती है, सिलेक्टेड हो जाती है। तो मैं अब इसको इधर प्लेस करता हूँ और इसकी विड्थ मैं एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है, अब ये बड़ी होगी, ओके। अगर मैं सिर्फ शिफ्ट के साथ करूं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं करूं तो ये चारों तरफ से एक्सपैंड होगी, ठीक है। ये रूल जो है अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है। मेरी बात अब ध्यान से सुने कि अगर किसी को आपको साइज़ आपको रीसाइज करना है फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो मेरी पिक्चर ये जो है मैं बंदा खड़ा हुआ इसको करना है या किसी भी चेंज को करना है, तो फोटोशॉप की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होती है कि अगर मैं एक साइड से करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट कोई और की ना प्रेस किए हुए तो वो चारों साइड से वो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, लेकिन ऊपर हाइट भी इसकी चेंज हो रही है, बड़ी हो रही है, और विड्थ भी चेंज हो रही है। ये फोटोशॉप का बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ऐसी है। मगर अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं सिर्फ विड्थ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करके उसको एक साइड से इंक्रीज करूँगा, तो अब क्या होगा, इसकी हाइट नहीं बड़ी होगी, सिर्फ विड्थ बड़ी होगी, ठीक है। और सेम रूल अगर मैं अप्लाई करता हूँ इसकी हाइट छोटी करना चाहता हूँ और शिफ्ट दबा के मैं प्रेस करूँगा तो सिर्फ इसकी एक साइड से हाइट कम होगी, और फिर यहाँ पे भी शिफ्ट प्रेस करके मैं अगर हाइट नीचे करना चाहता हूँ तो अब होगी,
तो मेरी बात समझ गए। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आप एक साइड से कोई चीज़ काम करना चाहें, फोटोशॉप का ये रूल है। पहले के वर्जन में इसका उलट था, ठीक है। पहले जो वर्जन्स होते थे इसका उल्टा हुआ करता था। मगर आप पहले के वर्जन्स की बात नहीं कर रहे। अभी हम जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं फोटोशॉप का 2019 यूज़ कर रहे हैं। तो 2019 में ये इस तरह से काम हो रहा है। पुराने वर्जन्स में आप देखेंगे तो थोड़ा इस बात का बिल्कुल उलट है, ठीक है, कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरह से नहीं काम कर रहा होता। शिफ्ट के साथ जो है वो ऐसा काम कर रहा होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ठीक है। फिलहाल हम 19 की बात कर रहे हैं, 2019 में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने इसको कर दिया है। ये थोड़ा सा इस इमेज में मसला है, फिर कंट्रोल टी करता हूँ। हाइट से इस दवा से थोड़ा सा मसला है, इसमें हाइट थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको टिक कर दिया, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं बात समझा रहा था आपको, कि वापस आ जाता हूँ। अच्छा, एक बात तो ख्याल रहे कि सिलेक्टेड होगी जो मास्क हुई हुई है इस साइड पे, राइट साइड पे जो मास्क वो सिलेक्ट होगा मास्क। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ब्रश टूल मेरा है, और अगर मैं अब ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो अब आपको समझ में आएगा कि देखो बैकग्राउंड की जो लेयर होती है वो विजिबल होती है इसके मिटाने से, ब्रश से। देखिए बैकग्राउंड की लेयर विजिबल होती है, देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको हार्ड रखें या सॉफ्टन रखें। हार्ड के आप इस तरफ राइट साइड की तरफ इस परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो सॉफ्टन अप होगा। सॉफ्टन अप का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर मैं इसके साइज भी बढ़ा दूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सॉफ्टन अप का मतलब यह है कि देखिए, सॉरी, ये हार्ड है, हार्ड ब्रश है, ठीक है। सॉफ्टन अप बिल्कुल ज़ीरो पे होगा। फॉर एग्जांपल मैं नीचे की तरफ माइनस की तरफ लेके जाऊंगा, रिड्यूस करूंगा तो वो सॉफ्टन करेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉफ्टन इस तरह से कर रहा हूँ तो देख रहे हैं। अच्छा, अभी मसला क्या हो रहा है, जो मैं अभी बात कर रहा था उसका तो ये उलट बिहेव कर रहा है। मैं तो ये कह रहा था कि भाई इसके ऊपर जब मैं इसको करूँगा तो नीचे वाली लेयर जो है वो आ रही होगी, ऊपर लेके आ रही होगी, मगर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये तो ब्लैक कलर क्यों लेके आ रहा है। उसका मतलब ये है कि मैंने सिलेक्ट यहाँ पे राइट साइड पे इस पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है। जब पिक्चर को सिलेक्ट हुआ होगा तो यहाँ से कोई भी कलर कलर होगा फॉर एग्जांपल, तो उस कलर को पेंट कर रहा होगा, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्रश का जो काम है, ठीक है। मगर अगर मैं क्या करूँगा कि इस मास्क पे सिलेक्टेड होगा फॉर एग्जांपल मेरा, ठीक है। मास्क पे जब मैं सिलेक्ट करके रखूँगा तो अब इसका बिहेवियर जो है वो ये होगा, ठीक है। अब नीचे वाली लेयर को ये लेके आ रहा होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं एक्स दबा के इसको उलट कर दूं और वाइट आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो अब ये मेरी जो एग्जिस्टिंग लेयर है उसी को ये ऊपर लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको इफ़ेक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप में, अगर से आप मल्टीपल इमेजेस को आपस में मैनिपुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। इसका और एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। फ़िलहाल हम इसको हम ख़त्म कर देते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज ये वाली ले लेता हूँ मैं मेरे पास। इमेज जो है वो मेरे पास मैंने अभी डाउनलोड किया, मगर मेरे पास लोड नहीं कर रही। कह रहा है कि ये फ़ाइल जो है वो सही नहीं है, क्या मसला है कुछ, ठीक है। तो इसका मसला ये है कि यहाँ पे ये फ़ाइल जो है वो, जहाँ मैंने कई दफ़ा, आप जब गूगल से डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, मैंने अभी ये गूगल से ही डाउनलोड किया। अगर मैं आपको दिखा दूँ, आपको अगर मेरी बात पे शक हो तो, ठीक है। तो मैंने ये पिक्चर यहाँ से गूगल से ही डाउनलोड किया, ठीक है। गूगल से डाउनलोड करने के बाद ये कई दफ़ा नुकसान होता है कि आपको फ़ाइल फॉर्मेट सही तरह नहीं मिलता, ठीक है। तो फ़ाइल फॉर्मेट जो है मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है JFIF, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी टिप यह है कि आपके पास यहाँ पे जो विंडोज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट शायद आपको इसका फ़ाइल एक्सटेंशंस नज़र ना आ रहे हों। जैसे मेरे पास नज़र आ रहे हैं, JPEG नज़र आ रहा है, या
फाइल एक्सटेंशन नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके पास नज़र नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे व्यू में जाके आप यहाँ पे टिक मार्क लगा देते हैं, ठीक है, ये फाइल नेम एक्सटेंशंस, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर टिक ना लगा हुआ हो तो आपको सिर्फ नेम नज़र आएगा, अगर फाइल का एक्सटेंशन उसके साथ आगे लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। जब आप इसको टिक लगा देंगे फाइल नेम एक्सटेंशंस, अब आपको फाइल का जो है वो एक्सटेंशन जितनी भी फाइल्स हैं उनका नज़र आता है। मिसाल के तौर पे ज़िप फाइल है या जेपीजी फाइल है तो आसानी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका डॉट JFIF इसका जो है वो एक्सटेंशन। अब मैं इसके एक्सटेंशन को एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है, डॉट JPG में कर देता हूँ उसको, ओके। और मुझसे कह रहा है कि आपकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी, मैं कहता हूँ यस, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया। अब अगर मैं फोटोशॉप में लोड करना चाहूँ तो अब ये लोड हो जाएगी, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। कि कभी कभार अगर आप ऐसी कोई मसले में फंस जाएं कि आपसे फाइल लोड ना हो रही हो फोटोशॉप के अंदर, तो आप इस मसले को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि ये वाली एक इमेज है, बल्कि ये वाली नहीं, ये वाली इमेज, ठीक है। अब इस इमेज को भी मैं, अच्छा एक बात का ख्याल रहे कि नीचे लिखा हुआ होता है कि उसका रेजोल्यूशन क्या है। आप कभी भी किसी रेजोल्यूशन में काम करें तो रेजोल्यूशन उसका ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो वो चीज़ ख़राब होगी, ओके। अच्छा, आप इसको सेव कर लें, ठीक है। अच्छा, सेव करने के बाद अब मैं इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, ये दूसरी फाइल में चला गया। इसको मैं जो है वो लेयर में कर देता हूँ कन्वर्ट, और इसको मैं वापस ले आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं ले आया हूँ, मगर ये इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, बताऊँ क्यों ये इमेज इतनी छोटी आ रही है? आप में से कोई नहीं बताएगा, फराज भी इस बात का जवाब नहीं देगा कि ये इतनी इमेज छोटी क्यों आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट। हालांकि मुझे पता है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि मिसाल के तौर पे देखिए, इसका रेजोल्यूशन जो है वो 1300 है, ठीक है। 1300 के बावजूद ये इमेज जो है वो छोटी, मैं जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्यों छोटी आ रही है? कोई जवाब दे सकता है? कमेंट्स में ही दे। कमेंट बॉक्स खाली है, कोई भी नहीं जवाब नहीं दे रहा। ये इमेज क्यों छोटी आ रही है भाई? मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कोई थोड़ा सा कुछ बताए तो सही। नहीं भाई, लार्ज फाइल फॉर्मेट में तो डाउनलोड हुई हुई है, देखे ना, ये 1300 इसका रेजोल्यूशन है, 1300 इसका रेजोल्यूशन है। मतलब अगर मैं इसको अलग फाइल एज अलग फाइल ट्रीट करके यहाँ लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं अगर इसको दूसरी फाइल में अलग लेता हूँ इधर, तो ये इतना साइज है इसका, बड़ा साइज है भाई, छोटा साइज नहीं है इसका। बाय डिफ़ॉल्ट इतना साइज है, तो मैं जब प्लेस कर रहा हूँ तो इतना तो साइज आना चाहिए ना इसका, क्यों नहीं आ रहा? चलो यार, बता देता हूँ। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड की जो इमेज है ना, जो हमने इधर रखी है बैकग्राउंड की इमेज, इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है भाई 4600, ठीक है। जब बैकग्राउंड इमेज का, ये आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब बैकग्राउंड इमेज का साइज़ बहुत बड़ा होगा ना, मतलब 4000 होगा, कहाँ 4000 और कहाँ पे 1300, ठीक है। तो जब इसका साइज़ बैकग्राउंड इमेज का बहुत ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर प्लेस होने वाली पिक्चर उसके प्रोस्पेक्टिव में बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का, इन छोटी बहुत माइनर सी चीज़ है, मगर इस बात का अगर नहीं पता होगा तो आपको एक प्रॉब्लम फील होगी, ठीक है। अच्छा, मैं कोई और पिक्चर ले लेता हूँ। इसका साइज़ क्या है? इसका जो है 4000 साइज़ है, मतलब
मतलब कि यहाँ पे जो 4000 साइज़ था तो उसके कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये साइज़ 4000। ओके। अच्छा, एक बात का और बहुत छोटी सी मैं आपको टिप बताता चलूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप गूगल में लैंडस्केप लिखेंगे, आप ऐसे ही करेंगे, लैंडस्केप लिख के आप तजुर्बे करेंगे और इमेजेस ले लेंगे, तो आपको जो है ना यहाँ पे बहुत सारे साइज़ मिलेंगे। ठीक है, आपको हर टाइप साइज़ की पिक्चर मिल रही होगी। ठीक है, आपको 600 पिक्सल्स की भी मिल रही होगी, हर साइज़ की मिल रही होगी। और एक छोटा सा टिप है, वो ये कि आप टूल्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइज लार्ज, तो आपको हमेशा लार्ज साइज की ही रेजोल्यूशन में पिक्चर्स मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह से गूगल का एक ये सारा बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। आप किस कलर में जो ना लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल रेड कलर में कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आपको रेड कलर में पिक्चर्स आएंगी। आप चाहते हैं ग्रीन कलर में आपको पिक्चर्स मिलें तो आपको ग्रीन कलर में पिक्चर्स मिलेंगी। तो आप ये कलर आप कहते हैं कि पीएनजी ट्रांसपेरेंट पिक्चर मिले आपको, तो आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्म की पिक्चर्स मिलेंगी। ठीक है, जो फोटोशॉप यूज़ करते रहते हैं उनके लिए तो ये फीचर जन्नत के तरह है। ठीक है, कि बहुत आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस तरह का माउंटेन मुझे चाहिए किसी जगह पे लगाना है, तो मैं ढूंढता फिरूं, तो मैं अगर ये लिखता हूँ इधर गूगल के अंदर ट्रांसपेरेंट, तो आपको ये आसानी से ट्रांसपेरेंट होती हुई इसके बैकग्राउंड ब्लैक जो ट्रांसपेरेंट होते हैं आपको इमेज मिल जाती है। ठीक है, कटी हुई। ठीक है, काम आधा हुआ हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल टूल है। ठीक है, आप ब्लैक एंड वाइट का कोई लेना चाहते हैं तो आपको ब्लैक एंड वाइट की कोई चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आप एनी कलर बोलेंगे तो आपको एनी कलर मिलेगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको जिव की मिले, आपको लाइन ड्राइंग की आपको कोई चीज़ मिले। ठीक है, लाइन ड्राइंग की चीज़ मिलेगी, आप कहेंगे जिव मिले तो आपको जिव की इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप ये कहेंगे, एक एडवांस टिप है, रॉयल्टी फ्री। ठीक है, मैं जो कह रहा था ना कि आप कुछ चीज़ें होती हैं, इमेजेस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप क्लाइंट को दे रहे होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो पिक्चर जो है रॉयल्टी फ्री है या नहीं है। रॉयल्टी फ्री मतलब उसको कॉपी करना अलाउ है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो कॉपी करना अलाउ नहीं होती, कि ज़्यादातर ऐसी इमेजेस होती हैं, मतलब 90% 80% इमेजेस ऐसी होती हैं जो आप जब गूगल से निकाल रहे होते हैं तो वो रॉयल्टी फ्री नहीं होती। मतलब वो अगर आप कॉपी करते हैं तो वो अलाउ नहीं होता कॉपी करना। उसका नुकसान ये होता है, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, आप इसको इग्नोर करके कॉपी कर लें, मगर जब आप कॉपी करके किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना के जब आप उसको सबमिट करवाएंगे फाइवर पे या किसी जगह पे, तो या तो फाइवर आपको जो है वो ब्लैकलिस्ट कर देगा, या तो वो बंदा जिसको आपने क्लाइंट को इमेज दी है वो जो है वो आपको गलत कमेंट दे सकता है। या एक ये एक जुर्म है, एक जो है वो गलत चीज़ है, इथिकली रॉन्ग है। और हम पाकिस्तानी इस बात को इतना शायद फील ना करते हों, अगर पाकिस्तान से बाहर इस चीज़ को बाकायदा चोरी करार दिया जाता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो फ्री नहीं दी जा रही और उसके ऊपर कोई पैसे हैं, तो आप उसको बगैर जाने पूछे, आपको नहीं पता इस बात का, इसकी सेंसिटिविटी का नहीं पता, हमारे पास कोई बताता भी नहीं है, हमारे पास डिज़ाइनिंग कोर्स करवाने वाले भी इसका इम्पोर्टेंस नहीं बताते। मगर इसका नुकसान ये होता है कि आप जब फाइवर पे काम कर रहे हैं या बाहर के क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब आप किसी ऐसी इमेज को कॉपी करके या उसको डाल के दे रहे होते हैं जो फ्री नहीं होती, तो फिर उसका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, जैसे डिज़ाइन कॉन्टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में आप कोई ऐसी डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में कोई ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसमें आपको फ़ोटो एडिट करके आपको देनी है और आपने कोई बगैर फ्री पिक्चर आपने कॉपी करके दे दी है किसी कॉन्टेस्ट में, तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टेस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आपको वो प्लेटफॉर्म ही आपको ब्लैकलिस्ट करेगा। तो इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बचते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तानी बड़े आदी हैं कॉपी करने के, तो इस बात का ख्याल रहे। तो आपके पास ये आप कैसे ढूंढेंगे कि ऐसी पिक्चर्स जो फ्री में मिलती हैं, उसके लिए आपके पास बहुत सारे वेज़ हैं। एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको बताया था कि आप वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई थी कि पिक्सल्स पे आपको रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स मिलती हैं। मतलब यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन में, बड़े बड़े हाई रेजोल्यूशन में
आपको पिक्चर्स मिलती हैं और फ्री ऑफ यूज़ है, मतलब आप इसको इन पिक्चर्स को फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हर टाइप की पिक्चर्स यहाँ हो सकती हैं, मतलब कैटेगरीज वाइज आप फ़ोन की हो, आर्ट की हो, ऑफिस की हो, लैंडस्केप की हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा, आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक पिक्सल्स है, unplash.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप अगर गूगल पे लिखेंगे ना रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ गूगल से, यहाँ पे हम ज़्यादातर गूगल से हम सर्च कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब यह है कि ये रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स है। मैं अगर इसको टिक कर दूँ तो अब यहाँ पे जो पिक्चर्स आएंगी तो ये रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स हैं। ठीक है, मतलब रॉयल्टी फ्री का मतलब यह है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह से यूट्यूब में भी ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में अगर आप फिज़ाल के तौर पे आप जाएं यूट्यूब पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्मली यूट्यूब खोल लें और यूट्यूब पे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखें वेब डिज़ाइन। ठीक है, छोटी सी टिप है मगर इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप वेब डिज़ाइन लिखते हैं और यहाँ पे फ़िल्टर्स के अंदर एक ऑप्शन आता है क्रिएटिव कॉमन्स का। ठीक है, क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन मतलब यह है कि उस वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। आपको कोई जो है स्ट्राइक नहीं होगी, आपको कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने चोरी किया। ठीक है, आप इस पर अगर क्लिक कर दें, अब जो वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, ये आ रही हैं क्रिएटिव कॉमन्स की। दैट मीन्स कि इन वीडियोस को डाउनलोड करके आप री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइसेंस्ड वीडियोस नहीं है। ओके, ठीक है, तो सेम फीचर लाइज ऑन गूगल। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल जो है वो मैं जो बात कर रहा था उस पर आ जाते हैं वापस। ये पिक्चर है, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं अपने पास। ठीक है, अब इस पिक्चर को हम इसके ऊपर लगा देते हैं, तो अब ये देखिए पिक्चर, एक ह्यूज पिक्चर, बड़ी पिक्चर आ रही है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो बंदा है और ये जगह है, इसको मैं काटना चाहता हूँ। ठीक है, मैं काटना चाहता हूँ। मैं क्विक सिलेक्शन टूल से भी इसको ले सकता हूँ, क्योंकि इसके एजेस जो है वो वाजे हैं, मतलब इतना कोई इशू नहीं है। इसकी जो एजेस हैं वो विजिबल हैं। ठीक है ना, विजिबल हैं, मतलब इतना डिफ़िकल्टी नहीं हो रही मुझे इनको इसको सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, तो मैं वही बात वो कह रहा था कि सारे टूल्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक चल रहे होते हैं। कुछ टूल्स जो है वो, अब देखो ये जो टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, हर सर्कमस्टेंसेस में नहीं चलता। मैं इस सर्कमस्टेंसेस में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो शार्प हैं। मतलब शार्प का मतलब है कि आराम से जो बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड से डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसको फिनिशिंग ले में ले आता हूँ। आई होप सो दैट्स फाइन। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई बताए। सिंपल, कि मैं कर देता हूँ इसको ऐड टू मास्क। ठीक है, जब मैंने ऐड टू मास्क कर दिया तो अब ये एरिया जो है सिलेक्टेड है और बाकी एरिया सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मूव टूल से इसको ज़रा मैं इधर ले आता हूँ। देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है वो कितना खूबसूरत है और इस बैकग्राउंड के ऊपर ये इमेज जो है कितनी खूबसूरत है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहूँ तो कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। ठीक है, और अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, और भी बड़ा करना चाहता हूँ मैं इसको, फॉर एग्जांपल और भी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है,
थोड़ी सी चीज़ फील हो रही है मुझे। हाँ, यहाँ से तो बालियों की तरह लग गया, बन गया है। इसको मैं तो कट ऑफ करना चाहता हूँ ये एरिया। अच्छा, सेम वही जो मैंने आपको कहा था कि ब्रश टूल भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले दफ़ा बताया था। मैं अभी दिखा देता हूँ ब्रश टूल कैसे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रश टूल है, ठीक है, सिलेक्टेड है मेरा मास्क। अब अगर मैं ब्रश टूल से लेके आता हूँ, तो ब्रश टूल अगर वाइट है मेरा, तो मेरा जो करंट लेयर है तो उसकी वो चीज़ विजिबल होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्स दबा के ब्लैक कर दूँ, तो अब जो है वो नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाली, वो विजिबल कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर, लाइक दैट। ओके, इस तरह से मैं थोड़ी सी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मिटा सकता हूँ। अच्छा, एक बात का अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं कि मैंने इसको हार्ड किया है, जानबूझ के हार्ड किया है, ठीक है, ताकि मैं उसको हार्ड तरीके से उसको कट ऑफ कर सकूं। ठीक है, सॉफ्ट ब्रश जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कभी दफ़ा यूज़ होता है, कभी नहीं भी होता। ठीक होगी बात। नाइस। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो ये इमेज जो है, थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है जो मैंने दिया है, इमेज दी है, उससे इसका जो है वो कलर्स मैच नहीं कर रहे। ठीक है, कलर्स अगर और मैच करना चाहें। अच्छा, एक और बात कि थोड़ा सा इमेज को मैं अगर थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, नहीं लगा रियलिस्टिक, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टिव व्यू उसका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव व्यू को भी मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा प्रोस्पेक्टिव व्यू कैसे बनाते हैं और वो क्या होता है। ठीक है, मगर फ़िलहाल इसको हम समझाने के हद तक यहाँ तक ऐसे रखते हैं। ओके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो पिक्चर है ना, इसका जो नीचे वाले जो माउंटेन्स हैं, मैं ये हटाना चाहता हूँ, मुझे नहीं मज़ा दे रहा। ठीक है, कंट्रोल टी फॉर सिलेक्शन। अब मैं थोड़ा सा इसको ना बढ़ाना चाहता हूँ, और भी इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, और आई थिंक सो कि अब काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और भी एक्सपेंड करना चाहता हूँ। आई थिंक सो अब काफ़ी बेहतर है, नहीं? क्या कहते हैं आप? ठीक है, अब दूसरी एक जो बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, इसका कलर्स को थोड़ा सा मैं चेंज करूँ। मैं आ जाता हूँ सेचुरेशन और ह्यू के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा इसका ह्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सही है, थोड़ा सा हमने मैच किया है।
बेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने मर्ज़ी की कुछ चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अगर सेम वही बात है, अगर मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ तो ये दिस इज़ अ पीएनजी पिक्चर। ठीक है, अगर मैं इस पीएनजी पिक्चर को भी एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है? सारी लेयर्स को ओपन करते हैं, तो इस तरह से आप चीज़ों को बेहतर और कर सकते हैं। ठीक होगी बात। इसके अलावा भी बहुत सारे और इफ़ेक्ट्स आप बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है जो मैंने लास्ट क्लास में शायद रह गई थी और मैंने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी, वो ये थी कि अगर आप ये चाहते हैं यहाँ पे कि कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं शेर व शायरी करना चाहते हैं और करते भी हैं। ठीक है, हमारे तहरीक में भी साथी बहुत सारे हैं जो शेर व शायरी बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, उर्दू में कोई शेर लिख देंगे कंटेंट बना के, ठीक है, और फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, टी मैंने प्रेस किया है। ठीक है, और टी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इसमें डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है और इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट में क्या कर देता हूँ, मैं कुछ स्टाइलिश सा लिखते हैं ना। ठीक है, ये आई थिंक सो कि ये बेटर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक बैकग्राउंड जो है वो मैं यहाँ पे दूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कैसे बनाऊँगा मैं? यहाँ पे एक तरीका तो यह है कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, और रेक्टेंगल का फॉर एग्जांपल मैंने कोई सॉलिड कलर दिया। ठीक है, और उस सॉलिड कलर की मैं या तो मैं उसकी ओपेसिटी डाउन कर दूँ। ठीक है, और ये जो लेयर है जिस पे मैंने रखा हुआ है इसको मैं नीचे लेयर पे ले आऊँ। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी डाउन करके और उसको लिखूँ। एक तरीका, तो बहुत सारे वेज हैं काम करने के। फॉर एग्जांपल मैं ओपेसिटी डाउन नहीं करता, तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल सेंटर नहीं लिखा, सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, एक अच्छी आप एक पोस्टर बना सकते हैं लाइक दैट समथिंग। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा जो है वो एक और तरीका ये है कि आप इसको ब्लेंड में ले जाएं। ठीक है, आप इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं, तो आप ब्लेंड मोड के साथ भी खेल सकते हैं एज यू विश। ठीक है, और इसका कलर, ये जो रेक्टेंगल है इसका कलर आप अगर चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और तरीका मैंने बताया था कि एक और तरीके से भी आप इस चीज़ को खेल सकते हैं। वो ये तरीका कि अगर मैं रेक्टेंगल यहाँ नहीं लेता, ठीक है, मगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैंने ये तरीका लास्ट टाइम बताया था, शायद चीज़ रह गई थी, कि अगर रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल कोई भी पोर्शन आप सेलेक्ट करते हैं, वो रेक्टेंगल है या सपोज कुछ भी चीज़ है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, आप एक काम कर लें, आप जो है फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ सिलेक्शन। आप फॉर एग्जांपल लेसो टूल से एक एरिया सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं कोई भी सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जो मार्की टूल होता है रेक्टेंगल और मार्की टूल, ये सिलेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ सिलेक्शन। ठीक है, कोई भी अगर पोर्शन आप सेलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्शन को अगर यहाँ पे इस जगह पे राइट साइड पे जो लेयर्स के नीचे है यहाँ पे अगर आप उसको सॉलिड कलर दे देते हैं तो आप तो भी कोई बैकग्राउंड बना सकते हैं। क्लियर है? ये इसको मैं अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से बताऊं तो मैंने ये कहा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जो है वो उसको आप कोई भी कलर फिल किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ
कि मैं लेसो टूल से कोई एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको भी अगर मैं कोई अपना सॉलिड कलर देना चाहूँ तो सॉलिड कलर मैं दे सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से जो है वो आप कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, सर तो स्टार बनाना चाहते हैं अपने हाथ से, ठीक है ठीक है, ये कोई बहुत बुरी मिसाल है मगर समझाने के लिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहें, इसकी बेहतरीन मिसाल ये होगी, ठीक है, इसकी बेहतरीन मिसाल ये होगी कि जैसे हम इलिस्ट्रेटर में माउंटेन्स बनाते हैं ना, हम कोई ऐसी कोई माउंटेन्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई इस तरह की कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं, ठीक है, नहीं इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ कि इस तरह करके, ओके, इस तरह से आपने कोई माउंटेन फॉर एग्जाम्पल बनाया और आप सपोज कि आप उसको कोई कलर देना चाहते हैं, सॉलिड कलर देना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई सॉलिड कलर देना चाहते हैं और फिर सॉलिड कलर देखिए, फिर आप उसको जो है वो कोई आप फॉर एग्जांपल इस तरह से आप कोई उसको ब्लाइंड मोड्स के साथ खेलना चाहते हैं, तब ये चीज़ जो है वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है। ये तब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी किसी ऑब्जेक्ट का शाइन देना है, फॉर एग्जांपल आपको किसी एक जगह पे आपको कोई शाइन देना होता है, ठीक है, कोई गाड़ी है, कोई उसको शेडो देना है या शाइन देना है, तो आप वो चीज़ बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बंदा है, इसका मुझे शेडो पता करना, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट का एक राइट यूज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे को का शेडो इस जगह पे नहीं आ रहा ना, मगर मैं शेडो पैदा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल इज़ दैट कि मैं इस बंदे को ज़रा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि अब देखें ना यहाँ पे जब इसका एज ख़त्म हो गया, एज तक तो ये बड़ा सिंपल सीधा सीधा चल रहा था, जब इसका एज जो है वो थोड़ा सा इसको नहीं समझ में आने लगा तो ये थोड़ा सा अजीब हरकत कर रहा था, तो फिर मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैंने ये बंदा ही सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, बंदा सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको ज़रा क्या करता हूँ, सॉलिड कलर देता हूँ ब्लैक, ओके, यार सॉलिड कलर मेरा कहाँ गया, मैंने बंदे को सिलेक्ट किया था, हाँ नीचे है। तो लेयर्स में इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि भाई जो चीज़ आप बना रहे हैं लेयर्स में वो राइट जगह पे होनी चाहिए, ठीक है, ये नीचे लेयर थी, जब मैंने इसको बाहर कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो बंदा है इसको ज़रा मैं इधर नीचे ले आता हूँ और नीचे ले आने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के बाद इसको मैं इधर रखता हूँ और शिफ्ट दबा के मैं सिर्फ इसकी हाइट चेंज करूँगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और थोड़ा सा और रोटेट करूँगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा मैं ब्लेंड करूँगा, कलर डॉज नहीं, कलर डॉज नहीं, मल्टीप्लाई, वेयर इज ओवरले, ओवरले, ठीक है, ओवरले कर दिया, ओवरले कुछ ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको ओपेसिटी लो करूँ, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसकी फिल कम करूँ, ठीक है, जो फिल होता है वो बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होता है शेडोज़ के सीन के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए मैंने उसका शेडो बना दिया अभी अभी आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा और मैं शेडो को बेहतर कर सकता हूँ,
ठीक होगी बात। ये हमने शेडो बना दिया और इस शेडो को थोड़ा सा हम इसका फिल और कम करते हैं। इसकी एसटी को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसके शेडो बना दिए। ओके, ठीक है। और अगर इस शेडो को मैं थोड़ा सा और रियलिस्टिक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर के अंदर आप थोड़ा सा उसको ग्रेस ऑन ब्लर दे दें। ओके, वो ग्रेस ऑन ब्लर मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पे, कहाँ पढ़ाया था? इलिस्ट्रेटर में। याद है कि नहीं? याद तो होगा। ओके, हेलो, अब कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। अब मैंने ये सारा कैसे बनाया, ये वही मेथड है। ओके, तो ये मैंने सिर्फ आपको सिंपल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सेलेक्ट करें और उसको आप सॉलिड कलर दे दें, उससे आप इन सब टूल्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे इधर भी एक रेक्टेंगल बनाया था, उसको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ये रेक्टेंगल यहाँ बनाया था। ठीक है, तो इसी तरह से ये आप किसी शेप से नहीं बना सकते ना, ये जो शेडो हमने अभी बनाया। ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करके और उसका शेडो निकालना चाहते हैं तो आप उस शेडो को इस तरह से बना सकते हैं। ओके, और ग्रेसॉन ब्लर अगर आपने पकड़ लिया है, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जो हरकतें की थी उधर क्या नाम है इलिस्ट्रेटर में की थी, तो आप वो यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे और वैरायटी से कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एक नहीं है बिलर, यहाँ पे और भी बहुत तरह के बिलर्स हैं। ठीक है, तो मैं वही बात फिर कहूँगा कि फ़ोटोशॉप बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, मगर हम सारी चीज़ें कवर अप कर नहीं सकते, मजबूरी है हमारी। ये हमारे पास क्लासेस इतनी है नहीं कि हम सब चीज़ें कवर अप करें। ठीक है, मगर कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को खुद एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं चीज़ों को और समझ सकते हैं, मगर मैं जहाँ तक आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये कि आप कम अज़ कम कमाने लायक बन सकें। ओके, अच्छा, दूसरी बात यह है कि कई दफ़ा ऐसे पिक्चर्स होती हैं कि आपको उन पिक्चर्स की बड़ी अशद ज़रूरत होती है, मगर क्या होता है कि उन पिक्चर्स में इस तरह के कुछ हरकतें हुई हुई होती हैं, मतलब इस तरह से कुछ इमेजेस आ रही होती हैं, कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये कई दफ़ा बहुत दफ़ा होता है। तो अगर इन चीज़ों को आपको मिटाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म करना है, ठीक है, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। ठीक है, कि आप क्या करते हैं कि आप कैसे करेंगे मुझे बताएं। बड़ा सिंपल है, मतलब लास्ट क्लासेस जिसने अगर ली हैं तो वो आसानी से मेरी बात समझ सकता है कि वो कैसे होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरी आप बात समझ गए किस तरह से रिमूव कर रहा हूँ क्लोन स्टैम्प टूल से। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल होती है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में भी होती है, बहुत ज़्यादा पोस्टर्स में भी होती है, वो ये कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी पिक्चर मिली है जिसके अंदर आपको जिसके बैकग्राउंड में आपको क्राउड दिखाना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो मैं एमएसएम को बता रहा हूँ, और बहुत सारी पार्टीज ये इस्तेमाल कर रही होती हैं ये हरकत। वो ये क्या कर रही होती हैं कि क्राउड बहुत छोटा होता है, ठीक है, मगर पिक्चर ऐसी दिखा रहे होते हैं कि क्राउड तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना, आप वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप
का क्राउड बहुत छोटा होता है, मगर आप ये झूठ मूठ में फोटोशॉप करके दिखा रहे होते हैं कि हमारे पास क्राउड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे? मैं कोई अच्छी सी पिक्चर ले लूँ जहाँ पे क्राउड कम हो और उसको हम ज़रा मैनिपुलेट करें। ठीक है, ये कोई स्मॉल छोटी सी पिक्चर है फॉर एग्जांपल, कोई पुरानी पिक्चर है, मगर मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो इसके अंदर हो जाएगी कवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो ये पिक्चर है, ठीक है, जिसको मैंने क्लियर बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पिक्चर का क्राउड को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। क्राउड को इंक्रीज़ कैसे करूँगा मैं यहाँ पे मेरे पास टोन टूल है, मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे मैं और भी बंदे बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। देख रहे हैं इस तरह से क्राउड को मैं कैसे बढ़ाता चला जा रहा हूँ। देख रहे हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक, मतलब कोई मसला है ही नहीं। ये क्राउड को मैं कैसे बढ़ाता हूँ, अगर इसमें थोड़ी सी ध्यान से काम करना होता है। आप सैंपल ऐसी जगह से लेंगे बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये चीज़ कॉपीड है। मिसाल के तौर पर मैंने ये जो औरत है, इतने मरतबा सेम औरत रिपीट कैसे हो रही है। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे कि टोपी वाली औरत जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और एक ये बंदा जो है ये कैप वाला, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है कि आप ऐसे ना कॉपी करें कि थोड़ा सा गौर करने में पता चले कि भाई ये जगह वाली चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है। तो आप सैम्पल्स जो है ना थोड़ा सा ऐसे लेते हैं। ठीक है, उधर कहने का मकसद ये है कि क्राउड को मैनिपुलेट इस तरह से किया जाता है और ये बहुत जगहों पे होता है। ये एक फेमस ट्रिक है जो क्राउड को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे धरने वाले, और हमने तो ये नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे धरने जिन्होंने अटेंड किए हैं उनको पता है कि हमारी ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, मगर बहुत सारे जो पार्टी हजरात वाले लोग होते हैं वो इस तरह की ट्रिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं तो बहुत जल्दी से बता रहा हूँ, मगर थोड़ी सी अगर मैं फिनिशिंग करूँ, ठीक है, तो मैं इस ट्रिक को थोड़ा सा मैं बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी अगर मैं फिनिशिंग के साथ करूँ तो और भी बेहतर कर सकता हूँ। तो कहने का देखिए यहाँ पे अगर बड़ी साफ़ सुथरी तरीके से, तो ये 3-4 लोग पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो क्राउड को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये भी ट्रिक जो है वो कई जगहों पे आपको बड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, मतलब गलत मकसद के लिए नहीं, मगर कई दफ़ा क्लाइंट जो है वो कोई ऐसा पोस्टर बना रहे हैं आप फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड दिखाना है, और आपका क्राउड जो है वो सैंपल आपने कहीं जगह से लिया है वो, मगर वो क्राउड कम है, तो आप क्राउड को बढ़ा के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरत के मुताबिक यूज़ होती है इस चीज़ की। ये ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है वो मैं आपको फ़ोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने बड़ी कम क्लासेस के अंदर, तकरीबन शायद हमारी 3 क्लासेस हुई होंगी या शायद 4 क्लासेस हुई होंगी, बहुत कम क्लासेस के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर अप की हैं फ़ोटोशॉप की। फ़ोटोशॉप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मगर हमने कम क्लासेस के अंदर, बड़ी खुशी की बात है कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप की हैं। ठीक है, कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम ये क्राउड को मैनिपुलेट करने की बातें कर रहे हैं, और हमने इमेजेस जो है वो हमने जो लास्ट क्लास में हमने मैनिपुलेट किए हैं। ठीक है, और फिर इतना हम काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अब बात यह है कि आपके ऊपर है कि हम इन चीज़ों को आप लर्न करके आप प्रैक्टिस करें।
ठीक है, और चीज़ों को बेहतर करें। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो मुझसे डेफिनेटली पूछ सकता है। और प्लीज़ फराज बेचारा जो इतनी देर दिनों से कह रहा है फीस सबमिट करवा दें, तो प्लीज़ फीस सबमिट करवा दें ताकि हम नेक्स्ट कोर्सेस भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह ताला वेब डेवलपमेंट का हमारा इरादा है कि वो भी हम स्टार्ट करें। तो अपनी बहुत मिनिमम फ़ीस है, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको ये क्लासेस और ये सब चीज़ें पूरी ज़िंदगी याद रहनी है। ठीक है, तो अपने चीज़ों को लर्न करने के लिए जब अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और अपने लर्न करने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं तो इस कोर्स की फ़ीस बहुत हमने मिनिमम रखी है। तो आई होप सो कि हर बंदा जो है वो अपनी फ़ीस जमा कर देगा और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है फराज? ओके फराज, मेरी आवाज़ आ रही है? फराज कहाँ गया फराज? फराज फराज मेरे ख्याल में शायद लेक्चर स्टार्ट करके खुद कहीं और जगह पे भाग गया है। खैर हम क्लोज करते हैं यहाँ पे अपना लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।